हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। अभी जो है हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो टॉपिक हमारा है उसको हमने यहाँ पे लिया है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स का जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उस कंस्टिट्यूएंट्स में अनडिफाइंड टर्म्स, डेफिनेशंस, प्रोपोजिशंस, एक्सिम्स, प्रूफ्स, ओपन सेंटेंसेस एंड क्वांटिफायर्स, ये क्या होता है ये सब बात चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे मैपिंग करके देखते हैं कि मैप में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो अनडिफाइंड टर्म्स होता है और अनडिफाइंड टर्म से ही मैथमेटिक्स की दुनिया जो है स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे कि अनडिफाइंड टर्म से कैसे हम मैथमेटिक्स का पिलर स्टार्ट करते हैं, खड़ा करते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे वॉल में ईंट लगता है और ईंट से दीवार खड़ी होती है, तो ईंट जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैथमेटिक्स का। तो आज जो हम अपने वर्ल्ड में मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का जो स्टार्टिंग है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसका जो बेसिक एलिमेंट्स वो क्या क्या है, तो इसलिए हम इस चीज़ों को समझेंगे। तो आज इस वीडियो में अनडिफाइंड टर्म्स, डेफिनेशंस, प्रोपोजिशंस, एक्सिम्स, प्रूफ्स, ओपन सेंटेंसेस एंड क्वांटिफायर्स, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये प्रोपोजिशंस हमारे पास है और ये सारा जो टर्म्स है उसको हमने एक अरेंज किया है मैप में। पहले अनडिफाइंड टर्म्स है, अनडिफाइंड टर्म्स से एक्सिम्स बनेगा, एक्सिम्स से प्रोपोजिशन बनेगा। प्रोपोजिशन का मतलब स्टेटमेंट होता है, अभी हम लोग समझेंगे आगे टॉपिक में। और प्रोपोजिशन से थ्योरम बनता है। ओके, अनडिफाइंड टर्म्स से डेफिनेशन भी बनेगा, अनडिफाइंड टर्म्स से हम डिफाइंड टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे और डिफाइंड टर्म्स से हम प्रोपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे। पहले है हमारा अनडिफाइंड टर्म्स। The members of a minimal set of mathematical terms whose meaning we take for granted without explaining in terms of other mathematical terms and give meaning of other mathematical terms. In terms of members of this minimal set of mathematical terms are known as undefined terms. तो यहाँ पे जो है वैसा मेंबर्स लेना है, मैथमेटिकल टर्म्स में ही लेना है मेंबर को, जिसका कि मीनिंग हमें गारंटी के रूप में हम लेते हैं, मतलब जिसका कि हमें ज़रूरत ना हो एक्सप्लेनेशन के लिए कि जिस टर्म को हमने मैथमेटिकल टर्म को चूज़ किया है उसको एक्सप्लेन करके हम समझाएं, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन दें दूसरे मैथमेटिकल टर्म्स में। तो इस तरह की बातें नहीं होना है। हम लोगों को यहाँ पे जो भी टर्म लेना है मैथमेटिकल टर्म में ही लेना है और उस टर्म को हम डिफाइन नहीं करेंगे और एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कि आपके पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हमने लिया, रैशनल नंबर है वो P अपॉन Q, जो कि कंडीशन होता है कि P और Q जो होगा वो इंटीजर से बिलोंग करेगा और Q जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब है कि रैशनल नंबर समझने के लिए, रैशनल नंबर तो डिफाइंड टर्म हो गया कि हाँ रैशनल नंबर इसे कहते हैं कि P अपॉन Q में हो और P Q इंटीजर हो और Q जो है जीरो के इक्वल ना हो, ये तो डिफाइंड हो गया है, रैशनल नंबर इज ए डिफाइंड टर्म। तो इससे पहले हमें इंटीजर क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। तो इंटीजर के लिए हमें पता है कि इंटीजर का जो सेट होता है वो इस तरह से होता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो कहने का मतलब अगर इंटीजर को डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 1 2 3 को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और अगर हम नेचुरल नंबर में नेगेटिव डाल देते हैं तो वो ग्रुप एंड जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर सारे ग्रुप मिलकर के इंटीजर को डिफाइन कर देंगे। तो अब इंटीजर समझने के लिए किसी को नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर हम लोग बचपन से समझ में आ रहा है, हम लोगों को समझाया गया है कि काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ये हमारा बचपन से कॉन्सेप्ट है। तो काउंटिंग नंबर जो नेचुरल नंबर है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग वी टेक फॉर ग्रांटेड
विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन कि नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। सो ये अनडिफाइंड टर्म्स है। तो अर्थमेटिक वाले पोर्शन में नेचुरल नंबर को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अनडिफाइंड टर्म्स के फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर जो है यहाँ पे क्या हो गया, अनडिफाइंड टर्म के क्लासिफिकेशन में आ गया। ठीक है, तो हमने एग्जांपल दिया रैशनल नंबर का कि रैशनल नंबर समझना है तो इंटीजर समझना होगा, इंटीजर समझना है तो इंटीजर को डिफाइन करने के लिए नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ी। इस केस में हमारा ये नेचुरल नंबर अनडिफाइंड टर्म हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हमारा अरिथमेटिक पोर्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्री में क्या कहा गया है। ज्योमेट्री में कहा गया है कि तीन चीजें, पॉइंट, लाइन, है ना, जिसको कि आप लिख दीजिए लाइन, एंड प्लेन। इसका फिगर बना देते हैं, पॉइंट को ऐसे फिगर बना दीजिए और लाइन का कुछ भी बना दीजिए ऐसे, और प्लेन को हम 2 डायमेंशन में ऐसे बना दिए 2 डायमेंशनल। इस तीनों चीज को कंसीडर किया गया है जियोमेट्री में एज अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, इसको दूसरे टर्म को डिफाइन करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमने बताया था मैप में अभी कि अनडिफाइंड टर्म से हम लोग डिफाइंड की तरफ बढ़ते हैं। तो अनडिफाइंड टर्म्स कुछ तो होना चाहिए। हाँ, मैथ्स में अनडिफाइंड टर्म्स मिनिमम नंबर में होगा, मतलब कम मात्रा में होगा, और उस अनडिफाइंड टर्म से डिफाइंड टर्म्स प्राप्त करते रहेंगे, और उस डिफाइंड टर्म से एक्सिम्स बनेगा, डेफिनेशन बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, जिसको कि हम मैथमेटिक्स सेंटेंस भी कहेंगे। ये सब होते रहेगा। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ डेफिनेशन में मिनिमल सेट ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स। अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन को क्या कहा गया है। डेफिनेशन हमारा है द डेफिनेशन ऑफ ए टर्म इज, डेफिनेशन क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ ए टर्म इज अ फीचर एक्सप्लेनेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्विंग टर्म्स विच आर आइदर अनडिफाइंड टर्म्स और टर्म्स विच हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड। मतलब जिस टर्म को हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं उसका जो है एक्चुअल में हम फीचर कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। किस तरह से, उसकी एक्सप्लेनेशन करते समय हम अनडिफाइंड टर्म का इस्तेमाल करेंगे, या जो टर्म हम पहले से ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे किसी दूसरे टर्म को डिफाइन करते समय। ठीक है, ये हमारा वो हो गया टारगेट। तो यहाँ पे किसी टर्म को डिफाइन करने का मतलब समझ में आ गया कि हम किसी टर्म को जो डिफाइन करने जा रहे हैं या तो अनडिफाइंड टर्म से हम डिफाइन करेंगे, या तो जो टर्म हम पहले डिफाइन कर चुके हैं अब उसकी जरूरत है दूसरे टर्म को डिफाइन करने के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ फीचर बताने के लिए, फीचर का मतलब उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए। एक्सप्लेनेशन का मतलब है, ये कॉमन लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं इसका, बट व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन। कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है? A characteristic explanation of a term is an explanation which characterizes the given term. तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन किसी टर्म का अगर है तो वो एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जिसमें कि हम किसी गिवन टर्म, दिए हुए टर्म का कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी विशेषताएं को बताते हैं। द एक्सप्लेनेशन विच इज ट्रू फॉर एंड ओनली फॉर द गिवन टर्म। ठीक है, तो वो जो हम विशेषताएं बताते हैं गिवन टर्म के लिए, वो जो सही होगा उसी पार्टिकुलर गिवन टर्म के लिए सही होगा। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं अभी कि अब बोलेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is a triangle whose all sides are equal। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिफाइन करना है, ये गिवन टर्म हो गया। इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला, प्रॉपर्टीज में जो फीचर इसका है उसको एक्सप्लेन कर दिए, है ना, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो गया। ऑल साइड्स जो है इसके इक्वल है, तो साइड्स एक तरह से हम कह सकते हैं अनडिफाइंड टर्म है।
क्योंकि हम जान रहे हैं कि डेफिनेशन को जो बताया गया है वो बताया गया है कि जब हम किसी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जिस टर्म को हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो अनडिफाइंड टर्म्स की हेल्प से या जो टर्म पहले से डिफाइंड हो चुका उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे हमने मान लिया साइड्स, और साइड को हम लोग एक तरह से लाइन कह सकते हैं, और ज्योमेट्री में लाइन को अनडिफाइंड टर्म कहा गया है। और किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है जो कि लाइन से ही बना हुआ है। तो हमने इस एग्जाम्पल से समझा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो गिवन टर्म है उसको हम अनडिफाइंड टर्म से उसके फीचर को एक्सप्लेन कर दिया। वो फीचर क्या था इस वाले केस में, कि ऑल साइड्स इक्वल होता है। अब आगे देखते हैं प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन एक तरह का स्टेटमेंट है, सेंटेंस। ग्रामर में हम लोग जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बहुत सारे टाइप्स के हैं। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए सारांश में, कि वैसा सेंटेंस जिसका आंसर आप यस और नो में, मतलब ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं, वो सारे सेंटेंस आपका जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। तो स्टेटमेंट हम उस सेंटेंस को तभी कहेंगे जब उस सेंटेंस से हमारा ट्रू और फॉल्स का आंसर आ सके। ठीक है, तो प्रोपोजिशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। Propositions. A proposition or a statement is a grammatically correct declarative sentence which makes sense, which is either true or false, but not both. If a proposition is true, we say that its truth value is true, and if it is false, we say that its truth value is false. Okay? So, अब करना क्या है, इस डेफिनेशन को समझ में आ गया है। अब इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है एक सेंटेंस लिख रहे हैं हम, सम ऑफ 2 and 5 इज 7। देखिए ये जो सेंटेंस हमने लिखा, इसका जो आंसर होगा वो होगा इस स्टेटमेंट का, वो होगा ट्रू होगा। मैथ्स में इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये तो लैंग्वेज में लिखा हमने, मैथ्स का सेंटेंस इस तरह से होगा इसी क्वेश्चन का, 5 + 2 = 7। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, ट्रू। तो ये एक प्रोपोजिशन है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका आंसर हम ट्रू में दे चुके हैं। तो हमने बताया है कि वैसा सेंटेंस जिसका हम ट्रू और फॉल्स कर सकें वो हमारा प्रोपोजिशन कहलाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसा लिख दें, इसी सेम क्वेश्चन को हम ऐसा लिखें, सम ऑफ 2 and 5 इज 6। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये सेंटेंस को हम मैथ्स में लिखते हैं इस तरह से, 5 + 2 = 6। सो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया है कि वैसा स्टेटमेंट मैथ्स का में हम देख चुके हैं जिसका हम ट्रू और फॉल्स कर सके वो सब प्रोपोजिशन कहलाएगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड एंड विच आर अनडिफाइंड। तो डिफाइंड टर्म्स क्या होता है, जिसको हम डिफाइन करते हैं, मतलब उसका फीचर बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख के समझ में आ गया कि लाइन, पॉइंट्स एंड नेचुरल नंबर्स, ये तीनों जो है अनडिफाइंड टर्म्स है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अभी जस्ट डिस्कशन कर चुके हैं, एंड ऑप्शन डी, ये ऑल जो है ये हमारा क्या हो गया, अनडिफाइंड टर्म्स है। ये हमारा अनडिफाइंड टर्म्स है। ये तीनों हमारा अनडिफाइंड है। बाकी अब हमारे पास बचा 2 ऑप्शन, तो ये होना ही है सी और डी। सी डिफाइंड है और ई भी डिफाइंड है।
सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, सॉरी ई ऑप्शन, ये हमारे डिफाइंड वाले हो गया। क्योंकि एचसीएफ को हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि एचसीएफ अगर निकालने बोला जाए आप लोगों को कि मान लीजिए 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम प्राइम फैक्टर्स से निकालते हैं ना। क्या लिखते हैं, 2 3 जा 6 और 4 को क्या लिखेंगे, 2 4 एंड 2 फैक्टराइज करते हैं और इस तरह से इसको हम यहाँ पे लिख दिए। एंड 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड इसमें जो है लिस्ट क्या है, सबसे कम वाला कौन है, ये 1 है ना, 1 पावर में। तो अभी इसमें क्या हो गया, एचसीएफ आ गया 2 इस एग्जांपल में, है ना। एचसीएफ जो है 6 8 का वो हो गया 2 निकल गया हमारा। तो एक प्रोसेस था ये, एचसीएफ निकालने के लिए हमने एक प्रोसेस बताया, डिफाइंड किया। वो प्रोसेस क्या क्या, प्रोसेस में क्या क्या नाम आया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, उसके बाद उसमें क्या है कि जो है कि इसमें कॉमन जो मिलता है और सबसे लिस्ट पावर को हम लोग इसमें चूज करते हैं, कॉमन में कॉमन लेते हैं। तो एचसीएफ एक प्रोसेस को कैरी आउट करता है, सो एचसीएफ को डिफाइन करना पड़ता है। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर भी डिफाइंड है, क्योंकि क्वाड्रेटर में अगर क्वाड्रेटर हम बनाते हैं कोई भी, तो उसमें हमने देखा क्या कि डायगोनल किसे कहा गया है, डायगोनल कहा गया है ये पॉइंट से बी है और ये हमारा डी पॉइंट, तो अपोजिट जो वर्टेक्स हमारा है ना, इस दोनों को मैच कराने से हमारा डायगोनल बना। तो डायगोनल को डिफाइन करने के लिए भी कुछ बोलना, बातें बतानी पड़ती है कि यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स आपस में मिल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे सी और ई हमारा डिफाइंड टर्म्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोपोजिशंस, द सम। तो पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू राइट एंगल्स। तो यहाँ पे 1 राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, 2 राइट एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है ये 180 डिग्री हो जाएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स, तो कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें 3 ही इंटीरियर एंगल होगा और तीनों का सम हमेशा क्या आता है, 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रू है, मतलब इसे बताया, तो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू राइट एंगल्स, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 इंटू 6 इजकल टू 8, ये मैथमेटिकल सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वर्ड में नहीं लिखा हुआ है, मैथ्स का सेंटेंस है ये। तो 2 इंटू 6 12 होता है, ये 8 है। चलिए ये सेंटेंस तो है, क्योंकि इसका आंसर हम दे सकते हैं फॉल्स में या ट्रू में, तो यहाँ फॉल्स में होगा आंसर। ये भी हमारा प्रोपोजिशन है। सी हमारा नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस ही मीनिंगलेस है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज रेड दिया हुआ है और मैथमेटिक्स इज रेड का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स का कलर से कोई मतलब है ही नहीं, तो सेंटेंस ही मीनिंगलेस है। सो इसको हम छोड़ देते हैं, ये प्रोपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, एन एंगल कंसिस्ट ऑफ 2 रेज एंड 1 वर्टेक्स। ये हमारा स्टेटमेंट हो सकता है यस या नो, क्योंकि हम यहाँ पे बोल सकते हैं एन एंगल यहाँ पे है और एंगल में एक वर्टेक्स होता है और 2 रे होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू बातें हैं या नहीं, तो हाँ ट्रू है ये, इसका भी आंसर हो गया। तो ये हमारा भी प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन क्या है तो स्टेटमेंट है। ई हमारा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वाई हमारे पास पता नहीं है हम लोग को, है ना। वाई जब तक पता नहीं होगा, वाई का वैल्यू हम डालेंगे कुछ भी और तब कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है ना। मान लीजिए कि अभी वाई है, वाई तो पता नहीं है, वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वाई का वैल्यू तत्काल 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 3, है ना, 2y+3 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आंसर आ गया 3। और राइट हैंड साइड में क्या है, 5 है, तो 0 वैल्यू पे y का वैल्यू लेने पर, है ना, एट y 0 लेने पे इक्वल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं ये फॉल्स है। तो कहने का मतलब जब तक हम वैल्यू असाइन नहीं करेंगे y का, तब तक हम ट्रू फॉल्स नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में सी और ई जो है प्रोपोजिशन नहीं है, बाकी ई, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये हमारा जो है तीनों ऑप्शन क्या है, प्रोपोजिशंस है।
सो नेक्स्ट अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेशंस। इसमें डेफिनेशन कौन है? अ स्क्वायर इज अ कोरिलेटर इन विच ऑल साइड्स हैव इक्वल मेजर्स। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का डेफिनेशन होता है कि ईच एंगल 90 भी होना चाहिए। तो कोरिलेटर कहने से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं कि एंगल क्या होगा। हाँ, ये जो दिया हुआ हैव इक्वल मेजर्स ऑल साइड्स, ये बात सही है। तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो ये डेफिनेशन नहीं होगा। A polynomial in X is an algebraic expression of the form ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d are constants. तो ये हमारा algebraic expression है, बिल्कुल है। तो ये बातें डिफाइन कर रहा है कि इस फॉर्म में हम algebraic expression को कह सकते हैं, लिख सकते भी हैं। सी नंबर हमारे पास है एन इरेशनल नंबर इज वन विच इज नॉट अ रेशनल नंबर। मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर मान लो पी अपॉन क्यू में होता है ना। तो और इरेशनल नंबर क्या होता है? इस फॉर्म में होता है, रूट के फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से डिफाइन किया गया है कि वैसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो रूट टू रेशनल, तो इस तरह से डिफिनेशन नहीं है। जैसे मान लिया आपको कोई डिफाइन करने की कोई चीज बोलता है तो उसको आप ऐसा क्या कहते हैं, अगेंस्ट कॉन्ट्रेरी करके नहीं कर सकते हैं उसको आप डिफाइन। आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि आपको जिस टर्म को डिफाइन करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है हम लोग को, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ दूसरे से कंपेयर करके, मतलब जो रेशनल नंबर नहीं होगा, जो नंबर, वो सब आपस में इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह कोई लॉजिक नहीं होता डेफिनेशन देने में। तो अगर इसको डेफिनेशन देना होता तो सिर्फ इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज बताता या उसके बारे में चर्चा करता, कंपेयर नहीं करता ये। तो ये भी हमारा डेफिनेशन नहीं है। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। देखिए पैरेलल्स का जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि दो लाइन आपस में पैरेलल होगा जबकि दोनों आपस में इंटरसेक्ट ना करे और डिस्टेंस भी हमेशा मेंटेन रखे आपस में। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तो ही हमारा पैरेलल लाइन कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये तो ठीक है, ये बात तो डेफिनेशन मतलब इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि टू लाइन्स को पैरेलल दिखाना है, तो ये तो बातें सही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलना था उसको कि दो लाइन के बीच के जो डिस्टेंस है ना, टू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, वो भी ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो ये भी हमारा डेफिनेशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ई नंबर, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स हैव इक्वल मेजर्स। तो ये बात सही है कि स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए अगर हमें रेक्टेंगल से हेल्प लेना पड़ा, तो रेक्टेंगल से क्या बेनिफिट मिला कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, ये बात हमें पता है। तो इससे स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है ईच एंगल, तो रेक्टेंगल का यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, एंड ऑल साइड्स हैव इक्वल, तो स्क्वायर का ये प्रॉपर्टीज होता ही है कि ऑल साइड्स भी इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन ई जो है ये डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल डिफाइन कर रहा है। इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सिम्स क्या होता है। तो एक्सिम्स जो है, जैसा कि हम बता चुके हैं, एक्सिम्स का मतलब होता है बेसिक फैक्ट, वैसी सच्चाई जिसको कि प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, नो एविडेंस टू प्रूव इट। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर हम बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, कुछ सेंटेंस ले रहे हैं कि तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास है, थ्री ऑब्जेक्ट्स, सेम शेप है, सेम साइज का है ना। नाम रख देते हैं ए बी सी। मैंने ये बोला कि ए जो है बी के बराबर है और बी जो है सी के बराबर है। तो कॉमन सा लॉजिक है ये कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो भी सी के बराबर होगा, इक्वल होगा वो। इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ए जो है बी के इक्वल है और सी जो है बी के इक्वल है,
तो वो दोनों आपस में भी आपस में इक्वल होंगे। तो जब ये सेंटेंस बोला जाएगा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसको कि प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये लॉजिक है, ये बेसिक फैक्ट हो गया एक तरह से। तो ये हमारा एग्जिम्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं मैथ्स में, द होल is greater than, the whole is greater than the part। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एक दरवाज़ा मान लेते हैं हमारे पास है, एक डोर है, एंड इस डोर में चलिए एक डिज़ाइन बना देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस डोर का कुछ पार्ट्स को कट कर देना है। मान लीजिए टुकड़ा यहाँ पे आ गया इस तरह से। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये स्टेटमेंट को क्या प्रूफ की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन हमारा है, इसमें कोई एविडेंस है ना, कोई लॉजिक, कोई काम नहीं करना है। सिंपल सी बात तो कोई भी देख के समझ सकता है ऑब्जर्व करके। तो ऐसा टाइप का ही जो स्टेटमेंट होगा उसको हम एग्जिम्स कहेंगे। तो देखिए पूरा दरवाजा जो है वो हमेशा क्या होगा, उसके पार्ट से ग्रेटर ही होगा। तो इसी चीज को हम एग्जिम्स कहते हैं। तो एग्जिम्स का जो है प्रॉपर्टीज क्या वो देख लेते हैं अब। इसके कुछ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एग्जिम्स के। द सेट ऑफ एग्जिम्स ऑफ अ मैथमेटिकल सिस्टम हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है प्रॉपर्टीज कि एग्जिम्स आर प्रोपोजिशंस। एग्जिम्स जो होता है वो स्टेटमेंट ही होता है, मतलब सेंटेंस होता है, मैथ्स का सेंटेंस समझ लीजिए, है ना। एग्जिम्स आर प्रोपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड, जिसको हम एज्यूम करते हैं, एंड एक्सेप्टेड, उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, एज्यूम्ड भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, विदाउट एनी एविडेंस टू प्रूव इट। दूसरा प्रॉपर्टी जिसका है कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जिम्स जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब है कंसिस्टेंट का? एग्जिम्स आर कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी दूसरे अदर एग्जिम्स को लेते हैं और कुछ लॉजिक भी लगाते हैं मैथ्स में, तो दूसरे एग्जिम्स के कॉन्ट्रेरी में वो खरा नहीं होगा। मतलब इसको और इजी लैंग्वेज आप समझ लीजिए कि कोई सत्य सेंटेंस आपने बनाया, ट्रूथ सेंटेंस आपने बनाया कि ये सेंटेंस ट्रूथ है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 2 सेंटेंस का। तो कोई एक सेंटेंस जो ट्रूथ है, कोई दूसरा सेंटेंस जो ट्रूथ है, दोनों आपस में एग्जिम्स है अलग अलग। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जिम्स की हेल्प से दूसरे एग्जिम को गलत साबित कर सकते हैं, है ना। एग्जिम्स और लॉजिक के साथ यूज करके आप दूसरे एग्जिम को गलत साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिम्स जो होता है अपने आप में वो इनडिपेंडेंट होता है ना। उसकी अपना किसी से डिपेंडेंसी नहीं होती है ना। वो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इनडिपेंडेंट होती है। तो एक एग्जिम्स दूसरे एग्जिम्स के कॉन्ट्रेरी में कभी नहीं आएगा। सो इसका जो फीचर है, एग्जिम्स जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, खुद की पहचान। थर्ड है एग्जिम्स आर नॉट सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का जो सेंस यहाँ पे है कि वी शुड नॉट बी एबल टू प्रूव एनी एग्जिम, है ना, यूजिंग अदर एग्जिम्स। तो एक एग्जिम्स के हेल्प से दूसरे एग्जिम को हम प्रूफ नहीं करेंगे। तो वही बात सेम है कि एग्जिम्स तो आपस में इंडिपेंडेंट होता है, उसको तो बेसिक फैक्ट है, उसको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सुपरफ्लस का सेंस यही है कि एक एग्जिम्स के हेल्प से दूसरे एग्जिम को आप प्रूफ ना कर सके, मतलब सबकी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो सेकेंड और थर्ड वही कुल मिला करके एग्जिम्स जो है इंडिपेंडेंट होता है। एग्जिम्स आर एडिक्वेट का मतलब ये हुआ कि अगर एग्जिम्स जो हमारा है वो अपने आप में पर्याप्त है, एडिक्वेट है, क्या करने में, किसी भी मैथमेटिकल थ्योरी को अगर हम उसके रिजल्ट को प्रूव करना चाहें तो किसके हेल्प से कर सकते हैं? तो एग्जिम्स की हेल्प से कर सकते हैं। द सेट ऑफ एग्जिम्स मतलब बेसिक फैक्ट्स, है ना, ऑल। तो एग्जिम्स हेल्पफुल है, वो अपने आप में पर्याप्त है कि किसी भी मैथमेटिकल थ्योरी के प्रूफ को, है ना, करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा टर्म है कि प्रूफ किसे कहते हैं। इसका नाम 2 है, मैथमेटिकल प्रूफ भी कहते हैं या सिंपली हम प्रूफ भी कह देते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है, ट्रूथ ऑफ अ मैथमेटिकल प्रोपोजिशन इज established by using the set of axioms, already established propositions, and by applying the rules of logic
द मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ अ प्रोपोजिशन इज नॉन एज प्रूफ। इसको हम आसान ढंग से समझ सकते हैं कि जो सच्चाई, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की जो सच्चाई को जो हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये सच्चा है, ट्रूथ है, ये सही है, किसको? मैथमेटिकल प्रोपोजिशन को। किसके हेल्प से? एक्सिम्स के सेट से। एक्सिम्स क्या होता है? बेसिक फैक्ट्स, अभी जस्ट बताएं। या जो स्टेटमेंट पहले से एस्टेब्लिश हो चुका है, वो स्टेटमेंट को भी एक्सिम्स का हेल्प लेना पड़ा हो, तो किसी एक प्रोपोजिशन को, स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए हम दूसरे स्टेटमेंट का हेल्प लें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, या फिर से एक्सिम्स के सेट का लें और उसमें कुछ लॉजिक रूल भी अप्लाई करें कि क्या स्टेप वगैरह जो होता है लॉजिक, क्योंकि मैथ्स में तो लॉजिक होता ही है। और उसी मेथड को, ये जो सारा काम जो कर रहा है ना, इस सारे मेथड को, द मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ, सच्चाई को एस्टेब्लिश करने का जो मेथड है किसी भी स्टेटमेंट का, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, है ना यहाँ पे, उसको हम प्रूफ कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है ओपन सेंटेंसेस क्या होता है। एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन्वॉल्विंग अ वेरिएबल एंड which becomes a proposition on substitution of values for the variable from the universal set. It is generally denoted by px, qx, etc. इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ओपन सेंटेंस क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल तो है यहाँ पे x, डेफिनेशन में कह रहा है ना वेरिएबल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वेरिएबल है। और उस वेरिएबल में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू को डालते जाएंगे और तब जाके वो प्रोपोजिशन बनेगा। आप प्रोपोजिशन बता चुके हैं किसे कहते हैं। प्रोपोजिशन का मतलब हुआ वैसा स्टेटमेंट, वैसा सेंटेंस जिसमें हम ट्रू और फॉल्स आंसर दे सकें। इस मैथ्स के सेंटेंस में फर्स्ट नंबर जो मैथ्स का सेंटेंस है, इसमें ट्रू या फॉल्स हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल है। ये जो x2 लिखा हुआ है एक्चुअल में ये x² है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते हैं, हालांकि ये मैथ सेंटेंस है, लेकिन हम इसको अभी ट्रू नहीं कह सकते हैं, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, या ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते हैं। और डेफिनेशन कह रहा है कि उस सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहिएगा आप जबकि आप देखिएगा कि उस सेंटेंस में वेरिएबल हो और उसके वैल्यू डालने पर ही आप कह सके कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। एटलीस्ट अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ना ही हम कह सकते हैं ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं, क्वेश्चन है ना कि x+3 जो है 5 से छोटा है, तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू हम ले लिया 0। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है 0+3, ये सही है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, तो x का वैल्यू 0 लेना सही रहेगा, कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन है x² + 3x और राइट साइड में है 2x + 1 x + 1। हम लोग 0 पुट कर रहे हैं दोनों साइड में, 0 का स्क्वायर और यहाँ भी पुट करना है 0 + 1। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0 0 और 2 × 0 0 + 1 1 × 1 मतलब 1। लेफ्ट साइड में 0 आ गया, राइट साइड में 1 आ गया, जो कि फॉल्स है। तो हमने क्या देखा, जब हमने इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 0 डाला तो कहने का मतलब ये हुआ 0 डालने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सेंटेंस जो है मैथ्स का सेंटेंस ये क्या है, फॉल्स है। कम से कम हम फॉल्स या ट्रू कहने के लायक तो हो चुके हैं अब, जब हमने वैल्यू को असाइन किया इस क्वेश्चन में। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहेंगे ओपन सेंटेंसेस। तो ये जो एग्जांपल है 1 और 2, ये किसका एग्जांपल है, ओपन सेंटेंसेस का। वैसा सेंटेंसेस जिसमें कि हम वैल्यू डालते हैं वेरिएबल का, तब पता चलता है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, उसको हम लोग ओपन सेंटेंसेस कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी ओपन सेंटेंस कहा जाएगा क्योंकि जेड हमें पता नहीं है, जेड का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर हमने 0 डाला, 0 का क्यूब 3 × 0 का स्क्वायर = 5 और ये रिजल्ट सब सॉल्व करेंगे हम तो 0 आ जाएगा। ओके एंड 5। सो ये फॉल्स आप कह सकते हैं जब हमने जेड का वैल्यू क्या लिया, जेड का वैल्यू लिया हम लोगों ने 0।
1 लेके भी चेक कर सकते हैं, 2 पे हो सकता है किसी ना किसी वैल्यू पे ये ट्रू भी हो, है ना। अभी तो फिलहाल दोनों केस में हमारा नॉट इक्वल टू ही आया था। ओके, तो ये हमारा ओपन सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर का मतलब हुआ कि हम अभी जो तरीका है सेंटेंस जो लिख रहे हैं उसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आने वाला है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए ये मैथ्स का सेंटेंस लिखा हुआ है, x+1 का होल क्यूब इक्वल टू x³ + 3x² + 3x+1। ये मैथ्स का सेंटेंस है। उसमें और आगे लिखा हुआ है वर्ड्स में फॉर ऑल रियल नंबर्स x। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन रीराइट दिस। फर्स्ट नंबर फॉर एवरी रियल नंबर x, x+1 का होल क्यूब इक्वल टू x³ + 3x² + 3x+1। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट लिखा फॉर एवरी रियल नंबर। हम आगे और देखने वाले हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर जो आ रहा है इसके लिए हम क्या सिंबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आप समझ लिए कि फॉर एवरी रियल नंबर जो हमने एग्जांपल दिया है उसका जो हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो अभी इसको हम सिंबलाइज भी करने जा रहे हैं, सिंबल फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो आगे देखेंगे कि इसका जो फॉर एवरी रियल नंबर है उसके लिए हम ये साइन का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वांटिफायर्स आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा है कि इस तरह का जब वर्ड्स लिखा हो तो आप शॉर्ट में कैसे सिंबल कर सकते हैं, ठीक है। और क्वांटिफायर में बताया गया है फॉर ऑल रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसके बाद और चर्चा करेंगे। एक स्टेटमेंट है बिटवीन 5 and 8 देयर इज एन इंटीजर, वी कैन रीराइट दिस एज। इसको हम लिख सकते हैं बिटवीन 5 and 8 को इस तरह से भी कि देयर इज एन इंटीजर बिटवीन 5 and 8, या कह सकते हैं द इंटीजर इज बिटवीन 5 and 8, ठीक है। ये जो देयर इज एन इंटीजर आ रहा है ना, इसको हम भी सिंबल में लिखेंगे ऐसा, अपोजिट ई। इसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा फर्स्ट सेंटेंस में था फॉर ऑल, है ना। फर्स्ट सेंटेंस में क्या था? फॉर ऑल रियल नंबर, उसी को मैंने यहाँ समरी में लिखा है। और सेकंड में था हमारा देयर इज, तो यहाँ पे है देयर इज जो है सेकंड वाले सेंटेंस में है। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर ऑल और देयर इज को लॉजिकल क्वांटिफायर कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो टर्म आएगा आपके पास फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच, ये सब सेम मीनिंग रखेगा। और सिंबल में इसको हम तीनों को जो हम सिंबल देंगे, है ना, तीनों को जो सिंबल देंगे वो होगा ये साइन, फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच के लिए। फिर दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम बताएं यहाँ पे कि देयर इज अ, अगर ये वर्ड्स आए देयर इज अ, या आए देयर इज सम, या आ जाए देयर एग्जिस्ट ए, या आए फॉर सम, फॉर अ, देयर एग्जिस्ट सम ए, ये सारे जो है हैव द सेम मीनिंग, सारे का मीनिंग सेम ही होगा। और इस सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम जो सिंबल का यूज करने वाले हैं वो होगा इस तरह से अपोजिट ई, ठीक है। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट टाइप का लिखा है सेंटेंस इंग्लिश में। ये मैथ सेंटेंस नहीं है, मैथ्स फॉर्म में नहीं है। जब हम मैथ्स के फॉर्म में लिखते हैं, ऑपरेशन के साथ लिखते हैं, उसको हम लोग मैथ सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सारे लैंग्वेज का अपना अपना सेंटेंस है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन 1 में है ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एवरी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड है ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ऑड। फोर्थ है फॉर सम इंटीजर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिफ्थ है देयर आर सम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हेलिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, देयर एग्जिस्ट अ रोम्बस विच इज नॉट अ स्क्वायर। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ये सारे जिसमें है फॉर ऑल, फॉर सम, देयर आर, इसमें हम बस इतना करने वाले हैं, अभी आगे सिंबलाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी आंसर लिखना शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास था, इसका आंसर इस तरह से होगा। तो पहला क्वेश्चन है ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो ऑल द के लिए हमने क्या बताया था, अभी ये साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उस सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस तरह लिखना है,
ये साइन, बाकी इस तरह से लिख दीजिएगा। सेकेंड नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एवरी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल हो, उस तीनों, उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होता है वो 3 ही तो होता है, और तीनों का सेम हमेशा, तीनों का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये जो सेंस है ये ऑल को दे रहा है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, जो भी एवरी ट्रायंगल कहा है मतलब ऑल की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ट्रायंगल, ये बातें सत्य होने वाली बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये साइन होगा फॉर ऑल वाला। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर था ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। तो ऑल आ गया यहाँ पे, यहाँ फिर से ऑल के लिए हो जाएगा इस्तेमाल। जो सेंटेंस कह रहा है ऑल, तो ऑल के लिए हम बता चुके हैं, ये सिंबल होगा तो लिख दिया हमने। और फोर्थ नंबर है फॉर सम इंटीजर, यहाँ पे सम की बात हो गई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो गया, सम। और सम के लिए हम बता चुके हैं ये साइन का इस्तेमाल होता है, अभी जस्ट बताए थे, देख लीजिए फिर से, है ना, सम, फॉर सम, यहाँ है ना, फॉर सम, फॉर सम, इसी का वहां पे यूज है। तो हमने यहाँ पे साइन किया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था हमारे पास, देर आर सम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, फिर सम स्टूडेंट्स आ गया। इस तरह से हम लोग सिंबलाइज करने सीख चुके हैं और सीख भी रहे हैं अभी। फिर 6 नंबर था देयर एग्जिस्ट अ रोम्बस विच इज नॉट अ स्क्वायर, फिर यही सिंबल का इस्तेमाल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा अभी कि मैथ्स में जो क्वांटिफायर है वो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कम कर देता है सिंबल की हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के टॉपिक पे ही हम बताएंगे। तो ये हमारा मकसद रहेगा कि ये जो मैथ्स की बातें हम कर रहे हैं, तो मैथ्स ये आपका सीनियर हायर क्लासेस में ये सब बातें आपको काम आएगी, चाहे वो बीसीए हो या बीएससी हो। तो ये मैथ्स की गहराई को समझने के लिए ये सब टॉपिक ज़रूरी है। तो अभी हम ये जो वीडियो बनाए हैं, एक और वीडियो बनाएंगे जो मैथ्स से ही रिलेटेड होगा, और जो आपके हायर मैथ्स में आपके एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को इंक्रीज करेगा ये। सो माय एफर्ट विल बी टू इंक्रीज योर एब्स्ट्रैक्ट लेवल so that you can think deeply about your mathematics subject. ओके, तो आज का ये वीडियो हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।